उसके कमरे में हर जगह इंसानी बाल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां बाल ना हो। कमरे का पूरा फर्श, दीवारें सब काले स्याह बालों से ढकी हुई थी। वो अभी चिल्लाने में ही मसरूफ थी कि जब फर्श पर पड़े हुए बालों में हरकत हुई और देखते ही देखते उन्होंने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी। वो अभी अभी सो कर उठी थी और अपने कमरे का मंजर देखकर उसकी चीखें बुलंद हो गईं। उसके कमरे में हर जगह इंसानी बाल पड़े हुए थे। पूरे कमरे में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां बाल ना हो। कमरे का पूरा फर्श, दीवारें सब काले स्याह बालों से ढकी हुई थी। वो अभी चिल्लाने में ही मसरूफ थी कि जब फर्श पर पड़े हुए बालों में हरकत हुई और देखते ही देखते उन्होंने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। ये देखकर तो हुरिया की जान ही निकल गई। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगी, क्या हुआ हुरिया? समा बेगम भागती हुई कमरे में आई। मम्मा वो वहाँ। वो कपकपाते हाथों से सामने की तरफ इशारे करते करते रुकी। उसकी अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। वो हैरत से अपने चारों तरफ देखने लगी, जहाँ अब तो कुछ भी नहीं था। क्या हुआ मेरी जान? क्या है वहाँ? कुछ भी तो नहीं है। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। वो उसके पास बैठती हुई उसे प्यार से समझाने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में सर हिलाती हुई अपने आसपास देख रही थी। हुरिया, इधर देखो, देखो कुछ भी नहीं है। तुमने ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। वो उसका सर अपने कंधे पर रखती हुई उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। वो छोटे बच्चों की तरह उनसे लिपट गई और बार बार पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। इतना चिल्ला क्यों रही थी? खुदा न ख्वास्ता कोई भूत नज़र आ गया था क्या? समीना बेगम ने हुरिया को देखते हुए पूछा, जो अभी अभी लाउंज में आई थी। ख्वाब में डर गई थी भाभी, हुरिया की जगह समा बेगम ने जवाब दिया। हुरिया ने खामोशी से चाय का कप लबों से लगा लिया। तो भाई ख्वाब ही देखा था। चला तो ऐसे चिल्ला तो ऐसे रही थी कि तुम के असल में कोई भूत देख लिया हो। सुबह सुबह नींद खराब कर दी सबकी। वो हमेशा से ही ऐसी थीं। हुरिया उनको शुरू से ही पसंद नहीं थी। सॉरी ताई अम्मी, आइंदा मैं ख्याल रखूँगी, वो धीमी आवाज़ में बोली। रख लिया तुमने ख्याल? वो उठकर चली गईं, जबकि हुरिया खामोशी से उन्हें जाता देखने लगी। दिल पर मत लेना इनकी बातों को, तुम तो जानती हो आदत है इनकी, समा बेगम ने हुरिया के पास आते हुए प्यार से समझाया। हुरिया ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। अम्मी आप बात करें ना मामू से, हाशिम ने चाय का कप उन्हें थमाते हुए कहा। किस बारे में? वो अनजान बनी। अम्मी, उसने खफगी से उन्हें देखा। बात तो मैं कर लूँगी, मगर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने जांचती नज़रों से हाशिम को देखा। क्योंकि ये लड़कियों वाले काम अब मुझसे नहीं होते, उसने दुहाई दी। ओहो, तो तुम्हारा मतलब सारा काम मैं तुमसे करवाती हूँ? सबा बेगम ने उसके कान खींचे। नहीं, मेरी ये मजाल कि मैं ऐसा कहूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो हंसने लगा। बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम, उन्होंने मसनूई गुस्से से कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी शादी करवा दें, फिर मैं सुधर जाऊँगा। आपकी बहू सुधार देगी मुझे, वो शरारत से बोला। बहुत बेशर्म हो तुम हाशिम, सुधर जाओ। वो उसका कान छोड़ती हुई हंसने लगी। हाशिम ने हंसते हुए मेज़ से कप उठाकर लबों से लगा लिया। हुरिया, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनी कुछ देर पहले।
अरीशा ने सोफे पर बैठते हुए फिक्रमंद लहजे में पूछा। ठीक हूँ मैं, वो होले से मुस्कुराई। सब ठीक है ना हुरिया, तुम परेशान लग रही हो। अम्मी ने फिर कुछ कहा क्या तुम्हें? उसने उसका हाथ थाम कर पूछा। हुरिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। जानती हूँ उन्होंने ही फिर कुछ कहा होगा, हद करती हैं अम्मी भी। छोड़ो यार, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो, उनकी आदत है, अरीशा ने उसे समझाया। हुरिया ने सर असबात में हिला दिया, बोली कुछ नहीं। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, फिर साथ में ही करते हैं। अरीशा खड़ी हो गई। मैं भी साथ चलती हूँ, हुरिया ने खड़े होते हुए कहा। आज वो घर में अकेली, बाकी सब किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो घर पर ही रुक गई थी। 11 का वक्त था जब वो लाउंज में रखे सोफे पर नीम दराज इंग्लिश का टेस्ट याद करने में मशगूल थी कि अचानक उसे सोफे के बिल्कुल पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई टिकटिकी बांधे उसे देख रहा हो। उसने अपने दिल में आने वाले ख्यालात को परे धकेला और सर झटकती हुई फिर से पढ़ाई में मशगूल हो गई। भाव चंद ही लम्हे गुजरे थे कि जब किसी ने उसके कान में बुलंद आवाज़ में कहा और उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, उसके सिवा कोई भी घर में मौजूद नहीं था। रात की इस खामोशी में ऐसी नामालूम खौफनाक आवाज़ ने तो उसके आसाब ढीले कर दिए थे। वो दिल थाम कर खुद में ही सिमट गई। अभी वो इस खौफ के आलम से भी नहीं निकली थी जब किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ लाउंज में गूंजने लगी। उसका जी चाहा कि वो उठकर यहाँ से भाग जाए, मगर उसके पैरों ने उसका साथ ना दिया। उसे लग रहा था जैसे किसी ने एल्फी डालकर उसे सोफे पर चिपका दिया हो। खौफ के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। इस अंधेरी रात में उसके साथ कोई गैर मामूली मखलूक के लिए बारे में इसके सोचकर उसकी जान निकली जा रही थी। कुछ देर पूरे घर में फिर से वही खामोशी छा गई। हुरिया का डर कुछ कम हुआ। उसने पैर सोफे से नीचे उतारे ही थे कि किसी ने अपने काले बालों से भरा हुआ हाथ उसके पैरों पर रखा। उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली। उसने झट से अपने पैर ऊपर की जानब कर लिए। हुरिया खौफ व बहरास के आलम में इधर उधर देख रही थी जब बेल बजने की आवाज़ आई। हुरिया इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि उसकी दोबारा हिम्मत ना हुई वहाँ से हिलने की। एक बार फिर खामोशी छा गई। आंसू टिप टिप करके उसकी आंखों से बहने लगे। हुरिया अपनी हिचकियों का गला घूंटती हुई अपने आसपास ही देख रही थी जब खामोशी में अर्तआश पैदा हुई और उसका फ़ोन बज उठा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हाथ बढ़ाकर मेज़ पे रखा मोबाइल उठा ले। वो वैसे ही बैठी आंसू बहाती हुई गौर से मोबाइल को देखने लगी। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वैसे वो खामोशी को पसंद किया करती थी, मगर आज उसे इस खामोशी से खौफ आ रहा था। इस गहरी खामोशी में एक बार फिर अर्तआश पैदा हुई। बहुत सारे लोगों की कदमों की आवाज़ उसे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। हुरिया एक बार फिर खौफजदा हो गई और खुद में ही सिमट गई। हुरिया कुछ ही लम्हे बाद समा बेगम तकरीबन भागती हुई लाउंज में दाखिल हुई और उनके पीछे बाकी घर वाले भी। समा बेगम और बाकी सब को देखकर उसकी जान में जान आई। हुरिया, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? समा बेगम उसके पास बैठती हुई कोई पूछने लगी। जवाबन हुरिया उनसे बच्चों की तरह लिपट कर रोने लगी। हुरिया बेटे, क्या हुआ? खालिद साहब ने आगे बढ़ते हुए प्यार से पूछा।
हुरिया समा बेगम से अलग हुई, लेकिन उसने किसी की बात का कोई जवाब ना दिया। वो बस रोए जा रही थी। हुरिया, क्या हुआ है? उसके कान में किसी ने अपनी खौफनाक आवाज़ में सरगोशी की। हुरिया का दिल एक बार फिर उछल कर हल्क में आ गया। वो अपने हवास खो रही थी। देखते ही देखते वो सोफे पर ढह गई। सब घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। हुरिया होश में आई तो उसने खुद को अपने कमरे के बेड पर लेटा हुआ पाया और उसके इर्द गिर्द सब घर वाले खड़े थे। हर एक के चेहरे पर फिक्र नुमाया थी, सवाए समीना बेगम के। हुरिया, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? समा बेगम उसके माथे पर हार फेरती हुई बर्राई हुई आवाज़ में बोली। ठीक हूँ मैं, वो बमुश्किल बोल पाई थी। हुरिया ने उठने की कोशिश की, मगर इम्तियाज़ साहब ने उसे वापस लिटा दिया। इसे आराम करने दो, इम्तियाज़ ने कहा तो सब कमरे से बाहर चले गए, सवाए समा बेगम के। वो उसके पास ही रुक गई थी। हुरिया, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? समा बेगम ने उसके माथे पर प्यार करते हुए पूछा। ठीक हूँ मैं, आप फिक्र मत करें। हुरिया ने उन्हें अभी कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह सबको और परेशान नहीं करना चाहती थी। रात का आखिरी पहर था जब प्यास की शिद्दत से उसे अपने गले कांटे चुभते हुए महसूस हुए। प्यास की शिद्दत के बायस हुरिया की आंख खुल गई। उसने एक निगाह अपने बराबर में लेटी हुई समा बेगम पर डाली, जो सुकून की नींद सो रही थी। फिर उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और पानी का गिलास उंडेल कर पीने लगी। पानी पीते हुए उसकी नज़र कमरे में मौजूद खिड़की पर गई और उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ की लकीरें नुमायां होने लगी। खिड़की से एक सफ़ेद हयोला अंदर दाखिल हुआ और देखते ही देखते वो एक खौफनाक आदमी की शक्ल इख्तियार कर गया। उसने काला लिबास ज़ेबे तन कर रखा था और वो पुर इसरार मुस्कुराहट सजाए हुरिया को ही देख रहा था। हुरिया ने गिलास को सख्ती से अपने हाथों में जकड़ लिया। देखते ही देखते वो उसके करीब आने लगा। चले जाओ, हुरिया अपनी पूरी कुव्वत से गिलास उसकी जानब फेंकते हुए चिल्लाई। इस बार हुरिया को मज़ीद हैरानी और खौफ ने घेर लिया था, क्योंकि गिलास उस शख्स से आर पार होता हुआ फर्श पर जा गिरा और टूट गया, और वह शख्स एक गुस्से भरी निगाह उस पर डालता हुआ गायब हो गया। शोर की आवाज़ पर समा बेगम की आंख खुल गई। उन्होंने हुरिया को देखा, जो खौफज़दा सी सामने देख रही थी। हूर, हूर, क्या हुआ है बेटे? सब ठीक है ना? वो वहाँ क्यों देख रही हो? समा बेगम ने तकरीबन उसे झंझोड़ दिया था। ओ हाँ, हुरिया चौंकी, जैसे अभी होश में आई हो। क्या हुआ, सब ठीक है? समा बेगम प्यार से पूछने लगी। अम्मी वो वहाँ अम्मी। हुरिया खौफ से कांप रही थी। हाँ मेरी जान, क्या हुआ है? वहाँ कुछ नहीं है। समा बेगम खुद हर काबू पाते हुए उसे समझाने लगी। अम्मी उसने एक बार फिर उन्हें बताने की कोशिश की, मगर नाकाम रही और उनके हाथों पर आ गई। हुरिया, हुरिया, मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? इम्तियाज़ जल्दी आएं, देखें हुरिया को ना जाने क्या हो गया है। समा बेगम का ज़बत टूटा था और वो रोते हुए पूरी कुव्वत से चिल्लाई। क्या हुआ अस्मा, क्या हुआ हुरिया को? इम्तियाज़ साहब कमरे में दाखिल होते हुए घबराई हुई आवाज़ में पूछने लगे। पता नहीं क्या हो गया है, चीख रही थी सामने देखकर। जब मैं उठी तो समा बेगम हुरिया को देखते हुए बोली, जो बेजान सी उनके हाथों पर गिरी हुई थी। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, तुम रुको, मैं हाशिम को कॉल करता हूँ। वो परेशानी से कहते हुए कमरे से निकल गए। हुरिया समा बेगम रोने लगी। मामू परेशान मत हो, अब ठीक है ये। हाशिम धीरे से मुस्कुराया। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, उन्होंने नरम लहजे में कहा। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अब आप लोग आराम करें, मैं हूँ यहाँ हुरिया के पास, हाशिम ने धीमे लहजे में कहा। खुश रहो,
انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سما بیگم کو اور باقی سب کو ساتھ لیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ہاشم نے ایک گہری سانس لی اور حوریہ کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم اور حوریہ کا نکاح کو 1 سال پہلے ہو چکا تھا، مگر رخصتی حوریہ کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے پائی تھی۔ ہاشم ڈاکٹر بن رہا تھا، اس کی پڑھائی بس مکمل ہی ہونے والی تھی، جبکہ حوریہ ابھی 2nd ایئر کے امتحان کی تیاری میں مصروف تھی۔ ابھی حوریہ اور ہاشم کے نکاح کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حوریہ کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے جو سب کی سمجھ سے باہر تھے۔ شروع میں جو بھی کچھ اس نے محسوس کیا تھا سب کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا، مگر جو اب ہو رہا تھا کیا اس کو وہم سمجھا جا سکتا تھا؟ حور! ہاشم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پکارا، مگر حوریہ کی سماعتوں سے تو کسی اور کی ہی آواز ٹکرائی تھی اور یقیناً وہ ہاشم کی نہیں تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ حور! ہاشم اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو الجھ کر رہ گیا۔ وہ دور رہو، چلے جاؤ۔ وہ یکدم سے کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کیے مسلسل چیخ رہی تھی، حور! میں ہوں ہاشم۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کے دونوں بازو پکڑے۔ ساتھ ہی فجر کی اذانوں کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی۔ حوریہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ہاشم کو سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ میں ہوں ہاشم، تمہارا ہاشم، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ حوریہ تھوک نکلتی ہوئی خوف زدہ سی بار بار اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی، مانو خود کو یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہاشم نے بیڈ سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا، پھر کچھ پل کے لیے وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ اذان ہو جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا۔ حوریہ خاموشی سے سر اسواس میں ہلاتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جو وضو کر کے آئی تو وہ کمرے کے فرش پر 2 جائے نماز آگے پیچھے بچھائے اس کا منتظر تھا۔ حوریہ کو دیکھ کر اس نے استقبالیہ نظریں جھکاتے ہوئے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ حوریہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جائے نماز پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حوریہ نماز ادا کرنے کے بعد ہاشم کو دیکھنے لگی، جو عادتاً بہت آہستہ آہستہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں نماز ادا کر کے اب ہاتھ پھیلائے سر کو جھکائے اپنے رب سے محو گفتگو تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ دعا مانگ کر اس نے مسکراتے ہوئے حوریہ کے اوپر پھونک ماری۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حوریہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی جو اکثر ہاشم کو دیکھ کر آ جایا کرتی تھی۔ چائے پئیں گے؟ حوریہ نے ہاشم کو دیکھا، اب جائے نماز طے کر رہا تھا۔ پہلے میری بات سنو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے دونوں ہاتھ تھام کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ حوریہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ میں نہیں پوچھوں گا تم سے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی، لیکن یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ چاہے کوئی بھی بات ہو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرنا صرف اللہ پاک کی ذات سے چاہیے اور کسی سے نہیں۔ اپنے ڈر کو خود پر حاوی مت ہونے دو، بلکہ لڑو اس سے اور ہراؤ اس کو۔ سمجھ آئی یا پہلے والی بھی گئی؟ اس نے آخر میں ہنستے ہوئے کہا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ شاباش، چلو اب جاؤ۔ وہ مسکرایا۔ کہاں؟ حوریہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تم چائے بنانے جا رہی تھی، اس نے اسے یاد دلایا۔ او ہاں، وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی آتا ہوں، کبھی چائے میں تم دودھ ڈالنا ہی نہ بھول جاؤ۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ اہم حوریہ چائے بنا رہی تھی اور ہاشم کچن کی سلیب پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔
जब अरीशा ने किचन में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। कबाब में हड्डी, हाशिम ने अरीशा को देखकर कहा। अरीशा ने उसके लक़ब पर दांतों की नुमाइश की। मैं तो समझी तुम चले गए होगे, अरीशा ने सैलब पर रखा चाय का कप उठाते हुए कहा, जिसमें हुरिया ने अभी अभी चाय निकाली थी। ज़रूरी तो नहीं कि जो तुम समझो वही हो, और यह कप तुम्हारे लिए नहीं था। हाशिम ने कप उसके हाथ से लेना चाहा, मगर अरीशा पीछे हट गई। लेकिन अब यह मेरा है, उसने ढीठपन का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर दांतों की नुमाइश की। नीयत ठिकाने पर नहीं रहती तुम्हारी, अब तक वैसी की वैसी हो। बचपन में भी तुम ऐसे ही किया करती थी। हाशिम ने दिल खोल कर उसकी बुराई की। शुक्रिया, अरीशा ने चाय का कप लबों से लगाया। तुम्हें याद है हुरिया, एक बार पड़ोस वाली आंटी इसकी शिकायत लेकर आई थी कि अरीशा हर बार मेरी बेटी की चीज़ खा जाती है, उसने हंसते हुए कहा। हाँ मुझे याद, क्योंकि उसके हाथों सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं ही बनी हूँ। बचपन में मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी चीज़ें खा जाती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया है। हुरिया ने चाय का कप हाशिम की तरफ बढ़ाया। बस बस, अब ऐसी भी नहीं थी मैं, अरीशा ने मुंह बसोरते हुए कहा। वाकई? हाशिम ने हैरानी से उसे देखा। हाँ जी, उसने इतरा कर कहा। हाशिम और हुरिया हंसने लगे। आज वो काफ़ी दिन बाद दिल खोल कर हंसी थी। ये रिश्ते भी कितने खूबसूरत होते हैं ना। आप कितने ही उदास क्यों ना हों, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। मगर इन्हीं रिश्तों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो चेहरे की मुस्कान में छीनने में एक पल भी नहीं लगाते और आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। कैसी है अब हुरिया? हाशिम घर आया तो सबा बेगम ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, हाशिम ने जवाब दिया। हुआ क्या था? सबा बेगम फिक्रमंद थी। ज़हनी दबाव का शिकार है वो शायद, मुझे तो ऐसा ही लगा। कोई बात है जो उसे तंग कर रही है, हाशिम उलझे हुए अंदाज में बोला। तुमने पूछा उससे? सबा बेगम ने हाशिम को देखा। हाशिम ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? उसे वक़्त चाहिए, हाशिम ने जवाब दिया। सबा बेगम ने बगौर हाशिम का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़े नुमायां थी। हुरिया बेटा, कॉलेज मत जाओ आज, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, समा बेगम फ़िक्रमंद लहजे में बोली। अम्मी, आज जाना ज़रूरी है और वैसे भी टेस्ट हो रहे हैं, आजकल मैं छुट्टी नहीं कर सकती, हुरिया ने वजाहत दी। अच्छा ठीक है, फिर अगर तबीयत ख़राब होने लगे तो कॉल करके बताना, मैं तुम्हारे बाबा को भेज दूंगी, समा बेगम ने नसीहत की। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो मुस्कुराती हुई घर से निकल गई। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के अमान में जाओ, उन्होंने दुआ दी। हाशिम अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। सुबह का मंजर उसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। दूर रहो, चले जाओ, उसके जहन में हुरिया का खौफ ज़्यादा चेहरा घूमा। एक पल को उसके दिल में ख्याल आता कि कहीं हुरिया पर किसी जिन भूत का साया तो नहीं हो गया, मगर अगले ही पल वो इस ख्याल को झटक देता। ऐसा नहीं था कि उसे जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं था, मगर हुरिया के हवाले से वो इस बात का तसव्वुर करने से भी डरता था। और फिर आखिर वो एक डॉक्टर था, यकीन करना चाहता तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि साइंस ऐसी हालत की भी बहुत सी वजूहात सामने रख देती है। हुरिया कॉलेज से वापस आ रही थी जब उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी, जिसके घुटनों तक आती वाइट फ्रॉक पहन रखी थी और सड़क के किनारे पर खड़ी रो रही थी। हुरिया चलते चलते कुछ पल को रुकी और फिर कुछ सोचते हुए उसने कदम उस बच्ची की सिमत बढ़ा दिए। हुरिया अपने करीब आता देखकर बच्ची भागने लगी। सुनो, हुरिया उसके पीछे भागी। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हुरिया उसके पीछे भागते भागते एक सुनसान मैदान में पहुंच गई। हुरिया ने अपने आसपास निगाह दौड़ाई तो उसे वही बच्ची मैदान के बीचों बीच लगे दरख्त के पास नजर आई। हुरिया छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसकी जानब बढ़ने लगी।
وہ بچی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بس روئے جا رہی تھی۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ حوریہ نے اس کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ بچی نے جواب دینے کی بجائے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ حوریہ کو خطرے کی بو آئی اور اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھانا شروع کر دیے۔ اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ بچی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ سجائے اس نے حوریہ کو دیکھتے ہوئے گردن کو ایک طرف گرا دیا۔ حوریہ کی چیخیں بلند ہو گئیں۔